ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मिस्टर मोहम्मद अली, हेड ऑफ कमोडिटी डेस्क एट फाउंडेशन सिक्योरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम अली एंड वेलकम टू द शो। राइट अली, सबसे पहले मैं जो जानना चाहूँगा कि ऑयल के हवाले से जानना चाहेंगे। लगातार हमने देखा है कि सेकंड डे जो ऑयल में जो है वो हमें रेड जोन में नज़र आ रहा है, और कल भी हमने देखा कि ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक्स हुई हैं UN के साथ बड़ी पॉजिटिव रही हैं, और अब मज़ीद जो है वो एक और टॉक जो है कहा जा रहा है कि मई में होने वाली है। तो ऑयल की आप क्या समझ रहे हैं, क्या रीज़न है डिक्लाइनिंग के, और ऑयल को आप कहाँ पे देख रहे हैं इन टेंशंस में? मई तक जो इनफैक्ट डिस्कशंस हैं, कहाँ पे मूव आप ऑयल की देख रहे हैं? देखिए, ऑयल की डिमांड जो अगर आप समर के अंदर देखा जाए तो ऑयल काफ़ी रिड्यूस हो जाती है उसकी डिमांड। सेकेंडली आपका जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, उसके अंदर डिफ्लेटिंग फैक्टर जीडीपी के आए हैं, जिसके अंदर ये कहा गया कि ग्रोथ काफ़ी स्लो हुई है। थर्डली यूरोप का सिनेरियो, उसके अंदर श्रिंकिंग इकोनॉमी का सिनेरियो चल रहा है साथ में। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो ईरान वॉज दी वाहिद रीज़न जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो ऑयल जो है वो ऊपर जाना था। ठीक है, अगर वो ईरान का इशू हटा दें तो क्रूड ऑयल की इतनी डिमांड अभी है नहीं करंट सिनेरियो के अंदर। तो उस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो 100 तक जो है इसकी मुनासिब जो है आप कह सकते हैं कि आप कोई भी इकोनॉमी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ईरान के इशू के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम राइज करा था कि ईरान का इशू एक्सक्लेट करता है तो $50 करंट प्राइस के ऊपर जो है वो टैग इन हो सकते हैं। मगर ईरान का ऐसा से इशू रिजॉल्व हो रहा है, जो फर्स्ट टॉक्स हो चुकी हैं, सेकंड टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कूल डाउन करती हैं ऑयल की प्राइसेस को। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ऑयल की जो फेयर वैल्यू है क्या बनती है? फॉर एग्जांपल अगर ईरान का प्रीमियम हम हटा देते हैं यहाँ से, तो फिर क्या फेयर प्राइस आपको नज़र आ रही है ऑयल की? देखें जी, फेयर प्राइस जो ऑयल की है वो डेरिवेटिव है। अगर आप इसको डायरेक्ट इसकी ऑयल प्राइस निकालें तो ऑयल प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई का ऊपर चल रही होती है। अगर आपकी डिमांड कम होती है तो ऑयल इट्सेल्फ इसकी जो वैल्यू है वो दूसरी डिमांड के ऊपर बिलो 100 आ सकते हैं। मगर मसला उसके साथ ये आ रहा है कि ओपेक जो है वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उन्होंने 100 बैरल्स तक जो है वो कहा है कि जी हम इसको इतना रखना चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इससे कम करेंगे तो उनकी वाइबिलिटी आउट हो जाएगी। ठीक है, तो 100 बैरल्स पे अगर वो कहते हैं तो फिर वो वहाँ पर मेंटेन होता तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाता है तो फिर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, इससे नीचे जाता है तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो फिर अपना कट डाउन कर देते हैं ऑयल सप्लाई। सही, ठीक है। चलें, तो कुछ ऑयल के वाले से बात हुई है, और साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि गोल्ड के वाले से आप क्या कहते हैं? गोल्ड की जो हमने देखे लॉसेस जो हैं वो कल जब हमने गोल्ड क्लोज होते हुए देखा था लास्ट ट्रेडिंग डे, उसके बाद एक्सटेंडेड किए, आज भी तकरीबन $14-15 से गोल्ड को हम डाउन देख रहे हैं। तो इतना क्या रीज़न हो गया है एक दिन में कि जो गोल्ड जो है वो इतना हमें नीचे आते हुए नज़र आ रहा है? अगर हम गोल्ड की प्राइस देखें तो USD के अंदर हम मेजर्स की प्राइस टेकअप करते हैं। USD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गोल्ड से। अब आपका सिर्फ एक इकोनॉमी US की चल रही है, बाकी चाइना और यूरोप जो है अगर वो डाउन हो रहे हैं और US बेहतर, क्योंकि US इतना बेहतर नहीं हुआ मगर बाकी जो कंट्रीज़ हैं इसके मुकाबले में स्लो रिकवरी शो कर रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन की वजह से जो है ना गोल्ड जो है वो काफ़ी जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये अगर इकोनॉमिक ईजिंग भी प्रोवाइड नहीं की जा रही USD को, तो उसकी वजह से भी ये है कि आपका USD बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और अगर एक इकोनॉमिक ईजिंग आ जाती है तो देन गोल्ड कैन ब्रेक अब 2000। और इकोनॉमिक ईजिंग क्योंकि नहीं मिल रही तो इस वजह से USD बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में वो चल रहा है। ठीक है, जो अभी हमने देखा था डेटा आया था फ्राइडे को, चाइना का भी जो GDP का क्वार्टर का डेटा आया था, अमेरिका का ट्रेड बैलेंस का आया था, तो बहुत अच्छा आया था। तो इन तमाम डेटास को देखते हुए आपको आज गोल्ड की क्या रेंज नज़र आ रही है? क्या सपोर्ट लेवल है आज और क्या रेजिस्टेंस लेवल है? देखिए, अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 1600 इनिशियल सपोर्ट लेवल है और 1670 इज़ द रेजिस्टेंस लेवल अगर हम आज के दिन के हिसाब से देखा जाए। मगर यह है कि गोल्ड के अंदर स्टिल डाउनवर्ड प्रेशर अभी तक प्रिवेल कर रहा है। अब उसको ये नहीं कह सकते कि डाउनवर्ड प्रेशर ख़त्म हो चुका है, तो अभी है, मेंटेन है इसके अंदर। तो ऐसे में क्या सूट करता है? शॉर्ट सेलिंग जो है इस वक्त सूट करती है इन्वेस्टर्स को, या आप समझते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए? इंटरनेशनली जब मैं आपका कल रिव्यू पढ़ रहा था तो उसमें ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज के अंदर गोल्ड चल रहा है, बहुत शॉर्ट रेंज है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द गोल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी जो कि हैवीली एक्टिविटी चल रही थी वो काफ़ी रिड्यूस हो गई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से ये है कि अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं देन बहुत स्लोली गोल्ड जो है वो आपको प्रॉफिट मतलब दोनों साइडों के ऊपर जो है ना चल रहा है, मगर बहुत स्लो चल रहा है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ शॉर्ट सेल बेहतर है बाई के मुकाबले में करंट कुछ दिनों के लिए, मगर ऑन दी लॉन्गर रन अगर आप साल के ऊपर देखें तो हमने सेकंड जो हाफ ऑफ दिस ईयर है हम उसको 1700s के ऊपर देख रहे हैं। ओके, तो शॉर्ट सेल कुछ टाइम के लिए बेहतर है, मगर अगर थोड़ा सा लॉन्गर रन में लेकर जाए तो वो शॉर्ट सेल इतना मुनासिब नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर QE3 अगर इनफैक्ट नहीं आता और इस पर सिर्फ अभी तक एक बातचीत ही चल रही है, अगर जैसे अभी हालात जिस तरह से चलते रहते हैं, तो फिर आप गोल्ड को कितना देख रहे हैं इस ईयर में?
1550 का इनिशियल लेवल हमारे पास आया। 1550 का अगर मतलब अगर QE3 अगर नहीं आता मतलब इतना गोल्ड को नीचे आते हुए देख रहे हैं। ओके ठीक है। अच्छा साथ साथ आज के डेटा पे हम कुछ बात करते हैं। आज जो आने वाला है मैं जानना चाहूँगा उससे पहले रिटेल सेल्स का आज जो है वो डेटा आने वाला है, कुछ बताइएगा कि क्या इसकी अहमियत है और क्या ऐसा अंदाज़ होगा किन किन कमोडिटीज़ पर। सर रिटेल सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपका डिफाइन करा होता है कंजम्पशन, लोगों की पावर स्पेंडिंग जो है वो कितनी है। अगर स्पेंडिंग पावर जो है वो बढ़ रही है तो रिटेल सेल्स भी इंक्रीज़ होगा। रिटेल सेल्स इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स इकोनॉमी बेहतर या एक्सपेंडिंग की तरफ जा रही है। अगर रिटेल सेल्स का डेटा अच्छा आता है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, मगर अगर अच्छा नहीं आता या फिर फिगर्स अप नहीं होते 0.6 या 0.9 जो भी इससे ऊपर नहीं जाते, दैट मीन्स कि फिर वो गोल्ड को फेवर करेंगे, वो इकोनॉमी को फेवर नहीं करेंगे। ठीक है। साथ साथ एक और डेटा जो है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के हवाले से भी बताइएगा कुछ। मैन्युफैक्चरिंग का मुख्तलिफ इंडस्ट्री से सर्वे किया जाता है कि जो है ना किस तरह के हालात हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर ये 18 जो है लास्ट प्रीवियस 20 था, अब 18 है, अगर 18 से ऊपर आता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो इकोनॉमी को बेहतर शो करता है। ठीक है। और भी कोई जो इंपॉर्टेंट डेटा आज आने वाले उस वाले से मैं जानना चाहूँगा, बता दें। ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल का डेटा है जो कि आपके 45 डेज़ के बाद आता है। इसमें ये होता है कि इसमें 41.3 बिलियन का एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा। इसमें यह है कि यूएस के अंदर कितने बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है। अगर लेट्स सपोज कि 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर हुई है और यूएस ने 30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आउटसाइड यूएस बॉर्डर लाइन की है, तो उसमें सिर्फ 70 बिलियन जो है वो यूएस के अंदर रहे। इस तरह से डेटा निकाला जाता है। अगर ये बेहतर आता है तो डैट मीन्स कि यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट जारी है। ठीक है। अगर ये कम आ रहा है तो ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि जी यूएस से पैसा निकला है। तो ये थोड़ा सा ये फोरकास्ट है तो ये शो हो रहा है कि जो है ना ये इसके अंदर थोड़ा सा यूएस से जो है ना फंड्स आउट हुए हैं। ठीक है। चलें कुछ बात करते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से नंबर 1 ऑयल कंज्यूमर है अमेरिका, और डेफिनेटली इसकी इकोनॉमी जो है वो कमोडिटीज़ के ऊपर बहुत गहरा असर रखती है। तो बताइएगा कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसको ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त। यूएस का जो इकोनॉमी है उसके अंदर जॉबलेस क्लेम्स और जो आपके जॉबलेस क्लेम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दो मेजर फैक्टर्स हैं कि जो कि आपको शो कर रहे होते हैं कि नॉर्मल डेली जो रूटीन के अंदर लाइफ किस तरह लोगों की चल रही है। जॉबलेस क्लेम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सस्टेनेबल है। तो ऑल्दो फिगर शो कर रहा है मगर ओवर अगर बिगर पिक्चर में देखा जाए तो इकोनॉमी की ग्रोथ शो कर रहा है। देन हमारे पास जो सबसे वियर्ड डेटा आ रहा है वो हाउसिंग का डेटा है। हाउसिंग डेटा के अंदर ये हुआ था कि जब इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉज मिस प्राइस या मिसलीडिंग थी। उसकी वजह ये थी कि जो बेस लाइन एसेट रखा गया था उसके अंदर वो जो हाउसेज रखे गए थे उनकी ऑलरेडी प्राइस हाइकअप हुई थी। जब रिसेशन आया था तो उन्होंने वो संभाल नहीं सका था, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट लोन्स के डिफ़ॉल्ट आए थे। करंट सिनेरियो के अंदर ऑल्दो हाउसिंग मार्केट इतना ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं कर रही मगर लोन डिफ़ॉल्ट्स कम हो गए हैं। करंटली ट्रैप के नाम से जो है एक फंड लॉन्च किया गया था जो कि मॉर्गेजेस के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उसके अंदर उनको कर्टेन करना था, मगर वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं शो कर सका क्योंकि आपका जितना उन्होंने केटर करना था उसमें जो बेरोज़गार हैं या फिर जो प्रॉब्लम है जो अपना मॉर्गेज नहीं दे सकते तो स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो उनका लोन पे कर रही है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो बैंक्स जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने वो कम नहीं, तो बाकायदा इसको जिस तरीके से टेकल डाउन करना चाहिए था उस तरह किया नहीं, वरना ये 2017 तक जो था ये काफ़ी था। राइट, ठीक है। चलिए तो कुछ अमेरिका के ऊपर बात हुई है, चाइना के ऊपर कुछ बात करते हैं। पिछले दिनों डेटा है इनका जो इनफैक्ट जीडीपी का हमने देखा है कि जो एक्सपेक्टेशन से अच्छा नहीं आया, और ओवरऑल चाइना की आपको इकोनॉमी जो है वो कैसे नज़र आ रही है। खुद ही इन्होंने कहा था जी मैन्युफैक्चरिंग जो है हम कम कर देंगे, तो इसको अब आप किस तरह से देख रहे हैं। और ख़ासतौर पे जीडीपी की मैं आपसे बात करूँगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका ब्रोकरेज हाउस क्या उसके एक्सपेक्ट करें, लेकिन पहले चाइना के इकोनॉमी के हवाले से बताएं। चाइना एक ओवरऑलिंग स्टेट में है जिसमें अपना वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है क्या, क्योंकि अगर जीडीपी का रेशो देखा जाए तो 40% इनका जो स्टेट होल्डिंग थी बिजनेसेस के अंदर 40% थी उसको वो कम करके पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर उसको कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। सेकेंडली इसके अंदर ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स हैं, चाइना की एक्सपोर्ट यूएस के 17%, बाकी 40% मलेशिया, इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों के अंदर है। तो सबसे मेजर जो हर्ट हुआ है चाइना वो यूरोप की एक्सपोर्ट्स के अंदर है कि यूरोप में काफ़ी जो इनकी सप्लाई थी वो कम हो गई थी। गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था अपना स्लो डाउन का वो 7.5 था, ऑल्दो जो इंटरनेशनल जो वॉचर्स थे वो उसको कह रहे थे कि जी 8.3 पे आएगा, मगर 8.1 आया। 8.3 का फ़र्क था। मगर ये है कि अगर आप चाइना की अपनी गवर्नमेंट उसको स्लो डाउन कर रही है
तो फिर उसके जो मेजर्स ले रहे हैं उसमें उन्होंने ये किया कि लोन ईजिंग अप की है, ठीक है, और न्यू लोन्स जो है आपके न्यू बिजनेसेस लोन्स वो उन्होंने बढ़ाए हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो जीडीपी खुद अगर कम कर रही है तो फिर एक्सपेक्टेशन 8.3 की जो वो कर रहे हैं वो गलत थी। एनालिस्ट वो लोग फिर क्या सोच के 8.3 की उनकी एक्सपेक्टेशन है? लेकिन जो एक्सपोर्ट है चाइना की वो डिमांड के ऊपर है। जो ग्रोइंग नेशंस को चाइना जो अपने मटेरियल सप्लाई कर रहा है, अगर वो ग्रोइंग नेशंस ही ग्रो कर रही हैं तो चाइना हैज़ टू फुलफिल दैट ऑर्डर। चाइना का कोई भी इंडस्ट्री को भी मना नहीं करेगी कि जब उनको पता है उनका जो है प्रोडक्ट सेल हो रही है तो वो कभी उसको नो नहीं कहेगी। अगर उसको देखते हुए ये फिगर्स निकाली गई थी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करते हैं उसने 8.5% से कहा है कि चाइना की जो जीडीपी है उसके इम्कान है इस साल रहने के। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे जीडीपी आप समझ रहे हैं कि आपको नज़र आ रही है ले जाती हुई, और आप लोगों की क्या एनालिसिस है आपके ब्रोकरेज हाउस के कि कहाँ पे जीडीपी आपको चाइना की नज़र आ रही है? जीडीपी 8.1 पे है, 8.2 पे साल के आखिर में हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम इसके पिछले 30 साल का चाइना का अगर हम देखा जाए जीडीपी का तो वो 10% के ऊपर था। तो चाइना ने मेजर अपने ड्रॉप डाउन से बचने के लिए जो अपना जीडीपी वो लो कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो कर रहे हैं। अगर हम इसको 2020 के अंदर इसका हमने जो इम्पैक्ट निकाला है वो निकाला है कि जी इनका 5% पे चला जाएगा जो इनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है। अच्छा। मगर दैट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड कि जिस तरह से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से वो चाह रहे हैं अपनी इकोनॉमी को चेंज करना, तो वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इन हालात में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अभी जैसे इश्यूज़ चल रहे हैं ईरान के साथ, और हमने देखा टॉक्स जो हैं वो शुरू हुई हैं, अभी भी हुई है, दोबारा एक 23 मई को होने वाली है। इन हालात में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पे कमोडिटीज़ में ही रहते हुए क्या डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के लिए? देखिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, गोल्ड, क्रूड और सिल्वर है। ज़रूरी नहीं कि गोल्ड हर वक्त आपको परफॉर्म करे, ज़रूरी नहीं कि सिल्वर परफॉर्म करे, ज़रूरी नहीं क्रूड ऑयल परफॉर्म करे। समटाइम्स क्रूड परफॉर्म करता है, समटाइम्स सिल्वर परफॉर्म करता है। तो यू हैव टू ऑलवेज स्विच योर पोर्टफोलियो बिटवीन दिस थिंग्स। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आपको अभी जिस तरीके से गोल्ड का है, गोल्ड अगर आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में नजर आ रहा है आप शॉर्ट सेल कर लें, ठीक है। क्रूड ऑयल आपको नजर आ रहा है कि जी ठीक है ये 100 से नीचे आ गया है तो आप ऑलवेज शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मगर ऑन दी सेकंड टॉक्स अगर उसमें बात नहीं बनी देन अगेन प्राइस कैन ऑलवेज एस्कुलेट इन दैट। जहाँ तक रही सिल्वर की बात, सिल्वर की एक छोटी सी हम डिप एक्सपेक्ट करें, 32 के ऊपर करंटली चल रहा है, 30 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साल के सेकंड हाफ में हम उसको 34 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। अगर वो चीज़ें हो, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप कोई भी इन्वेस्टर बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, आपने भी बात की, लेकिन अभी जो इस वक्त में सूरत हाल देखी है, अगर सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी जाए तो वो गोल्ड में ही नज़र आ रही है हमें पिछले कुछ एक महीने से, कि $14 ड्रॉप भी हो जाते हैं, $15 अब भी जा रहा है। सिल्वर में या ऑयल में इतनी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, तो यही रीज़न है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड में देखा जाता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो उसमें ज़्यादा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे में, जो मैंने दोबारा वही सवाल था, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर गोल्ड में भी उनकी है? तो बहुत सारे लोग हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पैसा जो लेकर आते हैं वो सारे का सारा पैसा जो है वो लगा देते हैं। कुछ उस हवाले से एडवाइस कीजिएगा कि मार्केट में री एंट्री अगर खुदा न खास्ता वो कोलैप्स करते हैं किस तरह ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी फाइनेंशियली किस तरह से होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम गोल्ड का एक चीज़ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि गोल्ड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि जी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि गोल्ड जो है वो 2 डिजिट्स नंबर पे चल रहा होता है, जबकि आपके पॉइंट्स में जो सिल्वर है और क्रूड हम इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो फ्लक्चुएशन अपनी पॉइंट्स के अंदर दे देता है। सेकेंडली अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फ्यूचर के अंदर काम कर रहे हैं तो देन वी हैव टू मेंटेन आवर पोर्टफोलियो फ्रॉम 30 to 70 कि किस तरीके से हमने मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द मार्केट। अगर उन कंडीशंस को हम फुलफिल करते हैं कि देख रहे होते हैं तो उसके हिसाब से हमें मुस्तकिल अपना पोर्टफोलियो का जो रेशो है वो हमें चेंज करना पड़ता है। बेस्ट पोर्टफोलियो ये होता है कि आप 70% अगर आपने यूटिलाइज़ किया 30% आप स्पेयर में रखें। और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसका नुकसान जो है आपका प्री कैलकुलेटिव होना चाहिए कि मैं इतना नुकसान पे मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है। हमारा मसला ये होता है कि उम्मीद के ऊपर हम लोग ये होता है कि जी नुकसान कर लिया जी रिकवरी कर लेगा, अनरियलाइज लॉस है। भाई मार्केट तो उधर आ चुकी है, ठीक है, आपने उसको रियलाइज नहीं किया क्योंकि आपने पोजीशन नहीं काटी, मगर ऑलरेडी आपका जो नेट लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अभी आपने बात की कि इनफैक्ट लॉस की आपने बात की कि लॉस जो है वो आपको देखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो है मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता स्टॉप लॉस होता क्या है। वो ठीक है अपना प्रॉफिट तो बुक कर लेते हैं, कहते हैं जी 1660 चल रहा है, 1680 पे जाएगा तो मैं तो बेच दूंगा, ठीक है। अब 1680 पे जाएगा या नहीं जाएगा वो तो सोच है, जाएगा तो बेच दूंगा, लेकिन नीचे जो उनका एक सोचने की चीज़ होती है अगर नीचे आएगा तो उनको उसके हवाले से वो कुछ एनालिसिस नहीं करते कि नीचे कितना आएगा, मैं क्या बेचूं क्या नहीं बेचूं। तो नीचे आने के
लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस का किरदार इस वक्त कितना अहम होता है नीचे आने के लिए, कुछ इस हवाले से बताइएगा। देखिए, हम जब भी क्लाइंट्स के जो हम लोग इनिशियली जब भी हमें क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हो रहे होते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि जी प्रॉफिट के लिए उन्होंने जो है ना $20 ऊपर लिमिट लगा दी थी, सही, मगर वो $5 या $60 उसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अगर आप अपने स्टॉप लॉस सही तरह से मेंटेन करेंगे, अगर आप लॉसेस अपने सही वक्त पे काट लेंगे तो प्रॉफिट आपको क्लियर करने में कोई मसला नहीं होगा। हमारे यहाँ सबसे एक मेजर है, आपके नेचुरल कंसर्न कह लें कि $2 अगर प्रॉफिट आता है तो जी प्रॉफिट आ गया तो वो फ़ौरन काट देते हैं। लॉस $50 देख रहे होते हैं। अगर आप $2 को लॉस या $5 की लॉस को कंसिडर उसमें रखें और प्रॉफिट को आप खुला छोड़ेंगे जी, जब वहाँ से डिक्लाइन करेगा देन आपको स्टॉप लॉस अपना ऊपर भी करना पड़ेगा कि अगर मार्केट ऊपर चलेगी स्टॉप, अगर रिवर्सल होता है तो वहाँ से आप स्टॉप लॉस के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही, ठीक है। और आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा अली आपसे कि बहुत सारे अभी मेरी जैसे हसन से ही बात हो रही थी, इलीगल ब्रोकरेज हाउस भी जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन्वेस्टर से कि आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ जो है उनको नज़र आ रही होती है जो वहाँ पे जाके वो काम कर रहे होते हैं? मतलब मैंने तो ये देखा है ना, अक्सर लोग ये कहते हैं कि चलें आप यहाँ पे आ जाएं, वहाँ तो फिर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो फ्री में आके काम करें, फ़ोन पे जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको हम देख लेंगे। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब हमें प्रॉफिट हो भी गया तो हमें प्रॉफिट ही नहीं दे रहे थे वो लोग। तो फिर ये बताइएगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके ख्याल में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अगर काम करने के लिए आए तो उनको क्या बेनिफिट है एक जो इलीगल ब्रोकरेज हाउस में काम हो रहा है? देखिए, इलीगल ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो अपनी जगह स्टैंड हैं, अपनी जगह उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। मगर पाकिस्तान मर्चेंट एक्सचेंज के अंदर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी और जो आपका स्मूथनेस है और जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी अपने पास रहती है। उसमें यह नहीं होता कि जो है आपका कोई मसला हो या फिर यह है कि ब्रोकर के अंदर ब्रोकर कोई प्रॉब्लम कर जाए, ऐसा इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि आपके जितने भी फंड्स आते हैं हमारे पास वो हम डायरेक्ट एक्सचेंज सबमिट करते हैं और क्लाइंट के जब फंड्स हमें वापस भिजवाने होते हैं क्लाइंट को तो हम एक्सचेंज से रिक्वेस्ट करते हैं जी फंड्स हमें इनको वापस करते हैं। जबकि इलीगल ब्रोकरेज हाउस का मैकेनिज़्म ये होता है कि उनकी अपनी बुक चल रही होती है। अब वो प्रॉफिट में इसलिए हिस्सा नहीं दे रहे होते कि उनकी अपनी जेब से जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप लॉस करते हैं तो उनकी जेब में जा रहा होता है, ठीक है, तो वो लॉस तो बड़ी जल्दी वो पूरा एक्यूरेट कैलकुलेट करके देंगे। अच्छा, मगर जब वो अपनी बुक रन कर रहे होते हैं जो प्रॉफिट है तो वो तो उनकी जेब से जाएगा, तो वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। राइट, चलें, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वेल जी थे मिस्टर मोहम्मद अली, हेड ऑफ कमोडिटी डेस्क एट फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, और मार्केट के हवाले से हम इनसे जो इनफैक्ट राय थे वो ले रहे थे। वेल जी, कोशिश हमेशा ये होती है मेरी कि जो न्यूज़ हैं जो आ रही होती हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि डेफिनेटली एक नया शो है कमोडिटी का और पाकिस्तान में कमोडिटीज़ के हवाले से ये नया शो है। बहुत सारे लोगों को इतना इल्म नहीं होता, बहुत सारी कुछ ऐसी वर्डिंग्स भी होंगी जो आपके लिए नई होंगी, बहुत सारी ऐसी खबरें भी होंगी जो आप सोचते होंगे ये क्या न्यूज़ है, ये तो हमें पता ही नहीं। लेकिन सारी की सारी जो न्यूज़ होती है उसका मकसद ये होता है वो हम आप तक पहुँचाएँ ताकि आप ये देख सकें कि इस न्यूज़ का कमोडिटीज़ के ऊपर क्या असर हो सकता है, कमोडिटीज़ किस तरह से मूव कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। दानिश अब्बासी को दें इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चलूँ, अगर आप फीडबैक अपना भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, feedback@business+tv.pk। दानिश अब्बासी को दें इजाज़त, कल इंशाल्लाह सुबह 11:15 बजे आपसे होगी मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।